गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मोस्पी के बारे में जानते होंगे। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब ये एनएसओ को जिम्मेदारी रहती है कि आपके सामने जैसे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो आपके सामने लेकर आए। और इसी तरह से यहाँ पर आपके सामने अक्टूबर का इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ भी चुका है। आप नोटिस कर पाओगे इस बार जो नंबर आया है दैट इज 6.2%। अगर आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी हुई है तो आप लोग जानते होंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका फोकस ये रहता है कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो 4% के आसपास रहे, ±2% की रेंज के साथ, यानी कि 2% से 6% के बीच में हमारी जो सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन है वो रहनी चाहिए। पर अगर हम बात करें, इस बार जो आंकड़ा आया है वो 6.2% आया है, यानी कि जो अपर टॉलरेंस लिमिट थी ना, हमने इसको भी यहाँ पे ब्रीच कर दिया, उसके बियॉन्ड जा चुका है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई दर अपने टारगेट से बियॉन्ड जा चुकी है। अब आप पूछेंगे इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है फूड इन्फ्लेशन। अगर हम बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन की तो आप नोटिस कर पाओगे कि 10.9% का राइज हुआ है फूड प्राइसेस के अंदर। एंड ये जो फिगर है ये 14 मंथ के अपने हाई के ऊपर है। और फूड इन्फ्लेशन के पीछे कारण है बेसिकली आपकी वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, आपके ऑयल, फैट्स, इन सब चीज़ों के अंदर वैल्यूज में बढ़ोतरी आना इज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस। अब देखो, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि कई बार बात होती थी कि रेपो रेट को कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। पर अभी अगर हमारी इन्फ्लेशन ही कंट्रोल में नहीं है तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल बन जाता है इस समय के ऊपर रेपो रेट को कट करना। तो देखने वाली बात होगी कि जब अगली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी तब क्या डिसीजन लिया जाता है। बाकी अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो 6.2% कंबाइंड का तो आया ही आया, पर अगर मैं बात करूँ ना रूरल की, तो रूरल एरिया में इन्फ्लेशन हमें ज़्यादा देखने को मिली है 6.7% की। वेर एज अर्बन एरिया के अंदर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो दैट इज 5.6%। ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो 3.1% का एक हल्का सा हमें राइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 13 नवंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है विद रिगार्ड्स टू वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट। एंड इसके अंदर पता क्या बताया गया है? इसके अंदर ये बताया गया है कि जो 2024 साल है ना, ये अभी तक का सबसे गर्म साल रहने जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ एल नीनो। थोड़ा सा मैं आपको एल नीनो को समझाने की कोशिश करता हूँ, बट आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने इसको हिस्ट्री में पढ़ा ही भी होगा, सॉरी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। होता पता क्या है? जब एक होता है नॉर्मल साल, जब आम जिंदगी चल रही होती है, उस समय क्या होता है? उस समय हमें नोटिस करने को मिलता है कि ये हमारा जो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड है, राइट, एंड दूसरी यहाँ पे साइड है आपकी जो साउथ अमेरिका, जहाँ से आप पेरू कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये आम जिंदगी में क्या होता है, जो आपका लो प्रेशर एरिया होता है ना, वो लो प्रेशर एरिया इस साइड, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं इस एरिया की, जो पेरू हो गया या सदर्न अमेरिकन वाला जो रीजन हो गया, कोस्ट ऑफ पेरू के ऊपर आपको हाई प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो हुआ क्या? इधर है आपका लो प्रेशर, इधर है हाई प्रेशर। ये आम जिंदगी की बात कर रहे हैं। अब अगर ऐसा होगा तो उस केस में क्या होगा? आपकी जो ट्रेड विंड्स होंगी वो ऐसे मूव करेंगी। क्या डायरेक्शन है ये है आपका ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से आप नोटिस कर पाओगे जो वार्म सरफेस वाटर है ना, वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? वो इकट्ठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाली साइड के ऊपर। एंड जो कोल्ड ठंडा पानी होगा वो यहाँ पे होगा। एंड एक्चुअल में क्या होगा ना, जो पानी यहाँ से मूव किया उसको फिल करने के लिए नीचे से जो आपको जो कोल्ड न्यूट्रिएंट वाला पानी है वो ऊपर यहाँ पे मूव करेगा। सही बात है। अपवेलिंग होगी एक तरह से। इस अपवेलिंग की वजह से क्या होगा? इस अपवेलिंग की वजह से यहाँ पर आपको अच्छी खासी फिशिंग देखने को मिल जाएगी। एक अच्छी खासी फिशिंग इंडस्ट्री आपको यहाँ पे प्रॉस्पर होती हुई देखने को मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड जब यहाँ पर आपका लो प्रेशर एरिया था और सारा का सारा वाटर वहां पे मूव करता हुआ देखने को मिला, इससे क्या होता है? इसका इफेक्ट पहली बात तो आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन सब के ऊपर देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है। प्लस एट द सेम टाइम आपको इंडिया और बाकी चीजों में ये चीज देखने को मिल जाएगी। ये थी हमारी आम जिंदगी। ठीक है। पर अगर मैं बात करूं एल नीनो की, एल नीनो में सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। आप पूछोगे कैसे? एल नीनो में क्या होता है ना, आपका जो एयर प्रेशर होता है वो ड्रॉप कर जाता है इस रीजन के ऊपर। तो हुआ क्या? उस वजह से जो आपका लो प्रेशर एरिया इधर क्रिएट होना चाहिए था वो इधर क्रिएट नहीं होता, राइट। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो आपकी ट्रेड विंड होती है वो वीकन कर जाती है। एंड हो सकता है वो रिवर्स भी कर जाए। अब उल्टा चीज हो रही है, हर चीज उल्टी हो रही है। इसका मतलब यहाँ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अब बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। इंडोनेशिया के ऊपर सूखा पड़ जाएगा। भारत के ऊपर भी उतनी बारिश नहीं होगी। ऑन ऑन द अदर हैंड जो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे अच्छी खासी
फिशिंग इंडस्ट्री की वो यहाँ पर नहीं अब अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि जो अपवेलिंग हो रही थी कोल्ड डीप ओशन वाटर की, वो अपवेलिंग तो अब खत्म ही हो चुकी है कि नहीं? यहाँ पे तो बल्कि गर्म पानी इकट्ठा हो चुका है। इस वजह से ये सारे नुकसान हमें एल नीनो के समय देखने को मिल जाते हैं। एल नीनो को दरअसल में आपका लिटिल बॉय के नाम से भी जाना जाता है, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ला नीना की, तो ला नीना में कुछ नहीं होता। जो आपका आम जिंदगी होती है ना, जो नॉर्मल ईयर होता है, वही बस एक तरह से और भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ आपकी ट्रेड विंड्स मूव कर रही थी, ये स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल हो जाती है, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। इंडिया और बाकी रीजन्स के अंदर भी अच्छी खासी आपको बारिश देखने को मिल जाती है। तो यानी कि यहाँ पे जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट बात करी गई है ना, यहाँ पे इन्होंने एल नीनो का ही जिक्र किया है कि एल नीनो की वजह से आपका जो दुनिया भर में जो गर्मी है वो इंक्रीज हो चुकी है 2024 वाले साल के अंदर, राइट? एल नीनो के इम्पैक्ट आप लोग जानते होंगे, ठीक है? जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपके जो ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, वो वीकन हो जाती हैं या हमें रिवर्स होती हुई देखने को मिल जाती हैं, जिस वजह से अब कोल्ड वाटर की अपवेलिंग नहीं देखने को मिलती। वार्म वाटर जो होता है वो ईस्टवर्ड मूव कर जाता है पैसिफिक की तरफ, जो आपका सदर्न अमेरिका वाली आपकी साइड आपको देखने को मिल जाएगी। इससे आपका हीट वेव्स हो गया और बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर जो मानसून होता है वो कमजोर हो जाता है। पेरू वाले कोस्ट के ऊपर फिश पॉपुलेशन कम हो जाएगी क्योंकि अपवेलिंग हुई नहीं, राइट? प्लस एट द सेम टाइम बारिश वगैरह बहुत ज्यादा होती है, फ्लडिंग हो जाती है आपके पेरू वाले रीजन के ऊपर। आपका इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर भी आपको सूखा और आपको वाइल्ड फायर देखने को मिल जाएंगी। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको ड्रॉट्स देखने को मिल जाते हैं। एक आखिरी पॉइंट और है कि नदर्न अमेरिका के अंदर आपको अच्छी खासी बारिश और फ्लडिंग देखने को मिल जाएगी। ये बात किसकी थी? एल नीनो वाले साल की, जब आम जिंदगी के अगेंस्ट हम जाते हैं। अगर ला नीना होता तो बिल्कुल सिचुएशन इससे उल्टी हो जाती। समझ गए इस बात को? तो ये पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एल नीनो में क्या होता है, ट्रेड विंड्स वीकन हो जाती हैं, वेरस ला नीना में दे आर स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल। एल नीनो के अंदर क्या हुआ, वार्मर वाटर्स कहाँ पे एक्युमुलेट हुए? वार्मर वाटर आपके जो ईस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न पार्ट के मतलब जो पेरू वाला हिस्सा था, वेरस ला नीना के अंदर आपका जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है, वहीं पर आपको राइट, वहीं पर आपको गर्म हिस्सा देखने को मिल जाएगा, राइट? एंड बाकी आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे जो ठंडा पानी होगा ये वेस्टर्न नहीं आएगा, ये ईस्टर्न पार्ट ही आएगा। यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिए, ये दोनों चीजें चेंज कर दी हैं। ये ईस्टर्न पार्ट के ऊपर आपका ठंडा पानी पेरू वाली साइड आ जाएगा। उसके साथ ही साथ अपवेलिंग यहाँ पे नहीं होगी एल नीनो के अंदर। यहाँ पर आपको अच्छी खासी अपवेलिंग होगी, जिस वजह से पेरू वाले रीजन के ऊपर आपको फिशिंग देखने को मिल जाएगी। प्लस इंडिया में मानसून वीक हो जाएगा इन केस ऑफ एल नीनो। ला नीना के अंदर स्ट्रॉन्गर मानसून आपको देखने को मिल जाता है। एल नीनो थोड़ा कम फ्रीक्वेंट होता है, सॉरी एल नीनो ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, ला नीना थोड़ा कम फ्रीक्वेंट होता है। ये कुछ फर्क है जो आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। थोड़ा सा हम WMO के बारे में जान लेते हैं, वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों दरअसल में ना इससे पहले हमारी एक बॉडी थी IMO, इंटरनेशनल मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 1873 के अंदर, राइट? इसके बाद में जाके WMO फॉर्म होता है। कब हुआ आपका फॉर्म? 1950 के अंदर, जब WMO कन्वेंशन को हमने यहाँ पे रेटिफाई किया। आज के समय इसके 192 मेंबर स्टेट्स और कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ ही साथ ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। डेफिनेटली इंडिया भी इसका आपको मेंबर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर की, तो सबसे ऊपर यहाँ पे एक एंटिटी आती है जिसका हम बोलते हैं वर्ल्ड मीटोलॉजिकल कांग्रेस, ठीक है? ये वर्ल्ड मीटोलॉजिकल कांग्रेस का फर्क मीनिंग पता क्या होता है? यहाँ पर दुनिया भर के सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, राइट? और ये साल मतलब 4 साल में ना एक बार मिलेंगे, ताकि एक बार एजेंडा सेट कर दे कि हमें करना क्या है। फिर इसके नीचे आती है आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल हर साल मिलती है, एंड इसके नीचे आपका फिर आ जाता है सेक्रेटेरिएट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो होता है वो सब चीजें यहाँ पे देखता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो हमने देखा, जैसे आपका स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट है, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर, क्लाइमेट एंड वेदर एक्सट्रीम, यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से किस तरह से लोगों की जिंदगी के ऊपर इंपैक्ट आता है, राइट? एंड साथ साथ क्या क्या इकोनॉमिक लॉस होते हैं, वो भी रिपोर्ट यहाँ पे WMO ही रिलीज करता है। साथ में ही यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट, राइट? तो दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स आती हैं। इसके अलावा आपका ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के द्वारा यहाँ पे निकाली जाती हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अंतरिक्ष अभ्यास। अंतरिक्ष अभ्यास का मीनिंग क्या है? देखो दरअसल में ना ये पहली स्पेस एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी जिसको डिफेंस स्पेस एजेंसी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है नई दिल्ली के अंदर। थोड़ा सा पहले आपको ना एक चीज अंडरस्टैंड करनी होगी। एक चीज होती है हमारे स्पेस बेस्ड एसेट्स, ध्यान से वर्ड समझना। वर्ड क्या है? स्पेस बेस्ड एसेट। स्पेस बेस्ड एसेट का मीनिंग क्या होता है? देखो हमारे कुछ एसेट्स होते हैं जो कि स्पेस में बेस्ड होते हैं। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के होते हैं सैटेलाइट्स,
चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो, नेविगेशन वाले हों, रडार्स हों, कुछ भी हों, ये आपके सैटेलाइट्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके स्पेस स्टेशन हो सकते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे आपके स्पेस मॉड्यूल्स होते हैं, स्पेस कैप्सूल हो गया, स्पेस व्हीकल्स हो गया, राइट, आपके रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्पेस बेस्ड एसेट्स, ठीक है। अब हमें एज अ कंट्री स्पेस बेस्ड एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसी लिए यहाँ पर हमने एक 3 दिवसीय एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, जो कि इस तरह के स्पेस बेस्ड एसेट्स को क्या-क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, कैसे-कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, ये सारा यहाँ पे बातचीत यहाँ पे करी जाएगी। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो पार्टिसिपेशन हमारी इंडियन मिलिट्री यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का होगा। साथ ही साथ डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, उनका पार्टिसिपेशन होगा। इसरो, डीआरडीओ वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारी स्पेस बेस्ड एसेट्स या सर्विसेज को अलग-अलग वल्नरेबिलिटीज या थ्रेट्स है ना, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ एंड उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ कि कैसे फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा आता है, उसके रिगार्डिंग हम अपने आप को सेफगार्ड कर पाएँ। इसीलिए यहाँ पर पहली स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी जा रही है। साथ में ही आप नोटिस कर पाओगे सब में आपस में कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होगा, अच्छे-अच्छे इनसाइट्स आ पाएंगे, इंडिया की पोजीशन को यहाँ पे ये और स्ट्रेंथन करेंगे एंड हमारा जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी है, उसके अंदर भी ये कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। अब ये क्या मुद्दा है? देखो, दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट हमें यहाँ पे लॉन्च होती हुई देखने को मिली है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि लिग्नो का अर्थ क्या होता है? लिग्नो का अर्थ होता है वुड, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम ना कुछ टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में आप नोटिस करो, जब हम बात करते हैं ना लकड़ी की, तो लकड़ी से बनी है, तो लकड़ी के हम ना कुछ फायदे टेस्ट करना चाहते हैं। किस तरह के फायदे? जैसे फॉर एग्जांपल, क्या एक्चुअल में वुड का प्रॉपर पोटेंशियल है, राइट, इस तरह से सस्टेन करने का। हम वो एंडोरेंस को यहाँ पे स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो हमने यहाँ पे धरती पे चेक किया है, पर क्या वो स्पेस में ये चीजें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, राइट। तो वुड का पोटेंशियल यहाँ पे चेक करेगा। आने वाले फ्यूचर के अंदर हम डेफिनेटली बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेक करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले समय में हो सकता है कि हमें कुछ और नए एक्सपेरिमेंट्स करने हो, तो वहां से पता लग पाएगा। प्लस जब हम वुड को इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारा स्पेस डेब्री नहीं होता। स्पेस में जो वेस्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैटेलाइट बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो बाद में जाके क्या करती हैं, वो आपके कहीं ना कहीं डेब्री क्रिएट करती हैं। पर अगर आपकी जो वुडन सैटेलाइट होगी, तो बस वो वुड गर्म हो जाएगी, मतलब बर्न अप कर जाएगी लेस पोल्यूशन के साथ, तो पोल्यूशन भी कम होगा, साथ साथ ड्यूरेबल भी ज्यादा हो पाएगी अगर सही तरह से हम इसका एक्सपेरिमेंट निकल के आता है, राइट। प्लस आप नोटिस कर पाओगे इन्वायरमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो भी कम होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें वुड के हमें पता है, कुछ बेनिफिट्स हैं। बस हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर वुड सक्सेसफुल रहती है, तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर हम काफी सारे सैटेलाइट्स वुड्स के माध्यम से भी, यहाँ पे लकड़ी के माध्यम से बनाएं एंड अकॉर्डिंगली किस किस चीज़ पे क्या क्या इम्पैक्ट आता है, वो ये यहाँ पे हमें जो मिशन है वो हमें यहाँ पे बता देगा। अभी जो सैटेलाइट थी, इसको फ्लो किया गया कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, एक आपका स्पेस एक्स का मिशन था, उसके माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर ये फ्लो किया गया एंड यहाँ पे इसको रिलीज किया गया ऑर्बिट के ऊपर अप टू 400 किलोमीटर या फिर 250 माइल्स अबव द अर्थ। एंड यहाँ पर ये 6 महीने यहाँ पे रहने वाली है एंड ये एक नासा सर्टिफाइड वुडन सैटेलाइट हमें देखने को मिल जाती है, जिसका नाम क्या है? लिग्नोसैट। ध्यान रखना, लिग्नोसैट दरअसल में ना हनोकी की बनी है। हनोकी क्या है? ये एक तरह का मैग्नोलिया ट्री है जो कि जापान को नेटिव है, तो यानी कि उसकी मैग्नोलिया टिम्बर की यहाँ पर आपको ये जो आपको सैटेलाइट है वो बनती हुई देखने को मिल जाएगी, जिसको बनाया है क्योटो यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। आई होप ये टॉपिक समझ गए होंगे, ठीक है। फिर आगे जाके हो सकता है हम इसको लूनर एक्सप्लोरेशन, मार्स एक्सप्लोरेशन के अंदर भी इस्तेमाल करें, उसके लिए यहाँ पे एक टेस्ट भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पेलिकन्स के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर पेलिकन्स। देखो, आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो इंडिया में आते हैं, उन्हीं में से ना एक होते हैं पेलिकन्स। पेलिकन्स दरअसल में साइबेरिया से आते हैं एंड नवंबर के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते ये इंडिया में आने लग जाते हैं एंड लगभग मार्च के एंड तक यहाँ पे रुकते हैं, फिर ये वापस अपने घर चले जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है अभी आप नोटिस कर पाओगे कि जो साइबेरिया से जो पेलिकन्स थे वो तेली नीलापुरम बर्ड सेंचुरी, ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर आपको ये बर्ड सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, वहां पर ये अराइव कर गए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में, पेलिकन्स के बारे में और जानते हैं। पेलिकन्स आपके दरअसल में कोस्टल एरियाज, लेक्स, वेटलैंड्स, उनको इनहेबिट करते हैं, पर पिछले कुछ समय के अंदर इनकी पॉपुलेशन थोड़ी डिक्लाइन करी है, इनका हैबिटेट लॉस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से या ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से। अब आप नोटिस कर पाओगे जो मेजर आपको पेलिकन्स इंडिया में आते हैं ना, वैसे वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्पॉट बिल्ड पेलिकन, इन्हीं की बात मैं कर रहा था, यही अभी आए हैं। जैसे कहाँ पे आए हैं? तेलीनीलापुरम बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में और कलेरू लेक आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा और भी हैं, ग्रेट व्हाइट पेलिकन, ये आते हैं आपके राजस्थान के अंदर, कोलादो नेशनल पार्क जो है। उसी तरह से आपके डलमेशियन पेलिकन जो होते हैं वो आते हैं चिलिका लेक, उड़ीसा में विजिट करते हैं।
अब अंडरस्टैंड अगर इनके बारे में करें पेलिकन के बारे में, तो आपको ध्यान में ये रखना है जो स्पॉट बिल्ड पेलिकन है उनका IUCN स्टेटस आपको नियर थ्रेटेंड आपको देखने को मिल जाएगा, और ये मेजरली आपके फिशेज, एम्फीबियंस, क्रस्टेशियंस उनके ऊपर मेजरली ये फीड करते हैं। ये सोशल बर्ड होते हैं, एक तरह से ग्रुप में आते हैं एंड ग्रुप में ही वापस जाते हैं। मॉनसून सीजन इनका ब्रीडिंग सीजन रहता है, ठीक है। एंड बाकी आप देख पाओगे लेक, रेजर्वायर और रिवर्स के ऊपर यहाँ पे ये मेजरली उनका ये हैबिटेट आपको देखने को मिल जाएगा। एक और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज विद रिगार्ड्स टू फ्लाईवेज। आप लोग फ्लाईवे समझते हो? फ्लाईवे क्या होता है? फ्लाईवे एक पूरा का पूरा एक रूट होता है। जैसे कोई भी आप यहाँ पे आप रूट उठा के देख लो, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वाला उठा रहा हूँ, ये दिख रहा, ये वाला, ये आपका पूरा का पूरा रूट है। तो ये रूट क्या दिखा रहा है? ये रूट दिखा रहा है कि मान लो अगर यहाँ से आपका बर्ड स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से, तो इस तरह से मूव करता गया, इस वाले डायरेक्शन में ऐसे मूव करके वहां पे वापस आ गया। तो पूरा का पूरा आपको रास्ता यहाँ पे दिखा देगा क्या क्या उसने यहाँ पे फॉलो किया। इसको बोलते हैं फ्लाईवे। तो नॉर्मली ना बर्ड्स एक फ्लाईवे को किसी ना किसी फ्लाईवे को इस तरह से फॉलो करते हैं, यानी कि ये पूरा ना एक तरह से उसका एनुअल साइकिल हो गया। कहाँ पे वो ब्रीड करते हैं, कहाँ पे अपने पत्ते या अपने अपने जो फेदर्स वगैरह होते हैं उनको कहाँ पे शेड करते हैं, नॉन ब्रीडिंग सीजन कैसा होता है, वो सारा इस फ्लाईवे के माध्यम से देखने को मिल जाता है। ये दुनिया भर के आपको अलग अलग फ्लाईवेज देखने को मिल जाएंगे। जब हम बात करते हैं ना इंडिया की, तो इंडिया में आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको फ्लाईवेज आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली 3 है। कौन से 3 है आपके यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे? एक है आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, एक आपका ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलिशियन फ्लाईवे और एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे। ये 3 आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इनमें आप नोटिस कर पाओगे कि डेफिनेटली ये फ्लाईवेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, यहाँ पर हमें ना CMS के बारे में भी पता होना चाहिए, कन्वेंशनल माइग्रेटरी स्पीसीज या बॉर्न कन्वेंशन के बारे में, क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। डेफिनेटली पेलिकन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे जो कन्वेंशन थी, CMS कन्वेंशन, इसको 1979 के अंदर साइन किया गया था एंड ये फोर्स में आई कब? 1983 के अंदर। इसके अलावा 131 कंट्रीज इसकी पार्टी हैं एंड डेफिनेटली इंडिया भी इसकी पार्टी है सिंस 1983। इंडिया ने डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशंस भी यहाँ पे मीटिंग्स को भी होस्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे जो 13th कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, COP13 किसकी? CMS की, 2020 के अंदर, वो भारत में ही दरअसल में आपको देखने को मिल जाती है। बाकी इसके अलावा आप लोगों को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ये दरअसल में ना दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन का एक आपको ग्लोबल पार्टनरशिप देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से बर्ड्स को कैसे कंजर्व करना है उसके लिए काम करते हैं। इसको 1922 में बनाया गया था। इसकी एक बहुत ही फेमस पब्लिकेशन है वर्ल्ड बर्ड वॉच। वर्ल्ड बर्ड वॉच क्या है? यहाँ पर बर्ड्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ हो गया, उनके आर्टिकल्स हो गया, वो सब यहाँ पे कवर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको पता होगा ना, जैसे IUCN रेड लिस्ट निकालता है ना, रेड लिस्ट जैसे ये निकालते हैं डेफिनेटली अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग एनिमल्स के लिए, उसी तरह से ये IUCN की रेड लिस्ट आपकी आती है बर्ड्स के लिए भी। पर जो बर्ड्स के लिए ना जो एक्सपर्ट एजेंसी है वो कौन सी है? वो है आपकी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। दरअसल में यही रेड लिस्ट निकालती है, फिर वो रेड लिस्ट वो IUCN को दे देती है, तो इन दी एंड IUCN निकालता है। मतलब IUCN की रेड लिस्ट निकालने का काम, मतलब उसके एंड पे कौन मदद करता है? उसकी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसके अलावा बर्ड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इन्वेंटरी IBA जो है वो भी यहाँ पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पब्लिश करता है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर आपको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया यहाँ पे कैटेगराइज करना है, उसके लिए 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो ऐसा हो वहां पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हों, या फिर कुछ ऐसे बर्ड्स हों जो सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हो, मान लो कहीं और पाए नहीं जाते, उस एरिया को आप इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कैटेगराइज कर सकते हो। या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज हों, कि बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, उस केस के अंदर ना उनको हम इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। लास्टली ये जो हमारी बर्ड सेंचुरी थी जहां पर अभी पेलिकन्स आए हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। बर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है, राइट। एंड डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल कोस्ट के किनारे हैं और बे ऑफ बंगाल के, एंड यहाँ पर आपको मैनग्रोव ट्रीज, कोस्टल वेटलैंड्स और एग्रीकल्चर लैंड्स देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा डिटेल में था, बट आई होप आपको स्टैटिक भी और करंट भी दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज नेशनल एजुकेशन डे। देखो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया गया और हर साल हम इस तरह से सेलिब्रेट करते भी हैं। 2008 से ये प्रथा चली आ रही है कि इंडिया में हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दरअसल में 11 नवंबर जो है ना, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब एक्चुअल में ना हिस्ट्री में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया है कि कुछ 4-5 आपको फैक्ट्स दे देगा एंड बताएगा कि बताइए भाई कौन सी ये पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, तो इनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी डेफिनेटली होनी चाहिए। दरअसल में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे ही थे, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर थे। आप नोटिस करते हो पार्टीशन से जस्ट पहले की बात है, तो उस समय के ऊपर हिंदू मुस्लिम जो थी ना, उनके बीच में बहुत मैसिव लेवल के ऊपर आपको कम्युनल टेंशन आपको देखने को मिल रहे थे। पर
जो आज़ाद जी थे उनकी पूरी कोशिश रही कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक तरह से बनी रहे, प्लस एट द सेम टाइम जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ उस चीज़ को भी यहाँ पे अपोज किया इन्होंने। साथ ही साथ जिन्ना के साथ इनका काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा। जिन्ना ने इनको इनफैक्ट मुस्लिम शोबा ऑफ कांग्रेस भी बोला था कि यहाँ पर ये मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट दरअसल में करते ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे जिन्ना ने इसके इनके बारे में ये चीज़ बोली थी। थोड़े से इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें ना, तो आप जानते हो भारत में जो पहला आईआईटी था, आईआईटी खड़गपुर था। आईआईटी खड़गपुर को एस्टैब्लिश करने के लिए अबुल कलाम आज़ाद जी का मौलाना आज़ाद जी का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। उसके अलावा 1953 के अंदर जो यूजीसी सेटअप हुआ है, उसके अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया को नई दिल्ली में जो रिलोकेट किया गया, उसके अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल था। साथ ही साथ आईआईएससी बैंगलोर में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो डेफिनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इनके द्वारा यहाँ पे बिल्ड किए गए। एजुकेशन के बजट को यहाँ पे इन्होंने 1 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ कर दिया। साथ ही साथ अडल्ट लिटरेसी के ऊपर भी ध्यान दिया, सिर्फ बच्चों की लिटरेसी नहीं, अडल्ट लिटरेसी के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पे काम किया। साथ ही साथ बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन भी बनाए, कुछ कल्चरल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी एंड आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR को भी इन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। इंडिपेंडेंस से पहले अगर इनकी थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत सारे रेवोल्यूशनर्स के साथ ये टच में थे, जैसे अरबिंदो घोष, श्याम सुंदर चक्रवर्ती, राइट। उनके मदद के साथ नॉर्थ इंडिया और बॉम्बे के अंदर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशनरी सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी डेफिनेटली उसके फेवर में थे। एंड इनकी कुछ यहाँ पे पब्लिकेशंस थी, जैसे एक थी अल हलाल। अल हिलाल के अंदर क्या था, उर्दू वीकली थी, जहां पर ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज मुस्लिम्स के अंदर स्प्रेड करते थे एंड साथ साथ हिंदूज और मुस्लिम के अंदर यूनिटी को ये प्रमोट करते थे। जब इस अल हिलाल को बैन कर दिया गया ना, फिर इसकी जो दूसरी जर्नल इन्होंने स्टार्ट करी, अल बलग जर्नल। अल बलग जर्नल को भी 1916 में बाद में फिर बैन कर दिया गया। फिर बाद में इनको रांची एग्जाइल में भेज दिया गया। 1920 में रिलीज होते हैं, फिर वापस से ये अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल खिलाफत मूवमेंट के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल था। खिलाफत मूवमेंट आप जानते होंगे, जो तुर्की के खलीफा थे ना, उनको रिस्टोर करने की बात थी, तो इंडिया में भी जब स्टार्ट हुई थी तो उस वजह से आज़ाद जी ने मुस्लिम कम्युनिटी को भी साथ में यहाँ पे लिया। फिर जो 1920 में ही आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होती है, वहां पर वो गांधी जी को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट कांग्रेस की लीडरशिप भी इनकी होती है, जो 1923 के अंदर जो स्पेशल कांग्रेस का सेशन होता है दिल्ली के अंदर, उस समय प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। एंड आप नोटिस करोगे 1940 के अंदर जो INC का सेशन था, उसमें ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं। फिर आप जानते हो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ना 1940 से लेकर 1946 के बीच में कोई सेशन नहीं होता, उस समय भी ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट यहाँ पे बने रहते हैं। लास्टली अगर हम बात करें इनकी ना इंग्लिश के बारे में, थोड़ी जो पॉलिसी थी थोड़ी ऊपर नीचे थी। स्टार्टिंग में इनका व्यू ये था कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं प्रमोट करनी चाहिए। बाद में इन्होंने अपना व्यू चेंज किया, इन्होंने कहा कि नहीं, हम इमीडिएटली इंग्लिश को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो ये इंडिया में कोई ऐसी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो एक सिंगल लैंग्वेज हमारे पास नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम दुनिया भर की बात करें ना, तो हम इंग्लिश से शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं एजुकेशनल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है एंड स्टूडेंट की कॉम्पिटेंस जो है वो भी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ये इनकी एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लास्टली दोस्तों बात करें 1992 के अंदर इनको इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न, उससे भी यहाँ पे नवाजा गया इनके इतने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन से सीज हैं एंड कौन सी इनकी बाउंड्रिंग कंट्रीज हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, एक बार हम स्टार्ट करते हैं किससे, ब्लैक सी के साथ। ब्लैक सी हम कई बार डिस्कशन करते भी हैं एंड यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ब्लैक सी की जब हम बात करते हो ना, यहाँ पर आपको जो कंट्रीज की बॉर्डरिंग देखने को मिलती है, एक तो हो गया आपका यहाँ पे आपका टर्की हो गया, उसके अलावा आपका बुल्गारिया हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रोमेनिया हो गया, आपका यूक्रेन है, रशिया है एंड लास्टली आपका जॉर्जिया है। ठीक है, तो आपको ये सब कंट्रीज का नाम पता होना चाहिए। कुछ बच्चे ने मुझे, आप में से किसी ने बताया था कि सर हमने इसको ऐसे याद रखा हुआ है बर्गर टी के साथ। ठीक है, तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको याद भी कर सकते हो, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रशिया और टर्की। तो ये 6 देश हैं आपके जो ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं। उसके साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ इस बॉडी की, कौन सी बॉडी है ये, दिस इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के अंदर आपको 5 कंट्रीज बॉर्डर करती हुई देखने को मिल जाती हैं। इसको भी बच्चों ने तारीख के नाम से याद रखा हुआ है। ठीक है, एक हो गया तुर्कमेनिस्तान, आपका अजरबैजान, आपका रशिया, आपका ईरान और आपका कजाकिस्तान। ये 5 देश आपके कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं। साथ में ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके मेडिटेरियन सी की, तो मेडिटेरियन सी में तो बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं, पर आपको इधर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे अगर हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल आप जानते हो बहुत न्यूज़ में रहता है, तो डेफिनेटली इसराइल का बहुत टच होता है, सीरिया का टच होता है, लेबनान का टच होता है। पर यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इराक और जॉर्डन, जॉर्डन का बॉर्डर यहाँ पे टच नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो जो कंट्रीज न्यूज़ में है ना, थोड़ा आप उनका ध्यान में रखिएगा, राइट। ब्लैक सी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया है ना। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर रेड सी की, तो रेड सी का आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे
कि रेड सी के अंदर आपको यहाँ पर आपको इजिप्ट देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिल जाता है, राइट। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे हमारे और कंट्रीज की, यहाँ पर आपको सूडान देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आपको जिबूती आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इरित्रिया और यमन, ये 6 देश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक आपका हो गया इजिप्ट, राइट, आपका सऊदी अरेबिया, यमन हो गया, सूडान, आपका इरित्रिया और आपका जिबूती। ये कंट्रीज आपकी रेड सी को बॉर्डर टच करती हैं। लास्टली एड्रियाटिक सी की यहाँ पे हम बात करें ना, तो यहाँ पर भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एक तो आपका यहाँ पे अल्बेनिया हो गया, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मॉन्टेनेग्रो हो गया, स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, आपका बोस्निया एंड हेर्जेगोविना है, राइट। ये आपको कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। एंड लास्टली आपका इटली तो है ही है। तो ये 6 देश हैं, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप बड़े आराम से बता पाओगे कि सर एड्रियाटिक सी के, चलो बाद में बात करेंगे, पर अगर हम बात करें ना ब्लैक सी की, ब्लैक सी का तो मैंने आपको वो भी बताया था, बर्गर टी करके, है ना, उसमें कहीं क्रोशिया तो आता ही नहीं है। तो अगर आपको ब्लैक सी भी पता होता ना, आपको यहाँ पर सॉरी, आपको यहाँ पे सेकंड वाला एक सेकंड, सेकंड वाला आपका इनकरेक्ट है, ये आपको पता लग गया होता एंड वहीं से आपको आंसर भी मिल चुका होता। काफी बच्चों ने लिखा था सर पता नहीं, मैं अब समझ सकता हूँ, पांचों के पांचों याद करने काफी मुश्किल है, पर इनमें से कुछ तो पता हो सकते हैं, राइट। उसी तरह से अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ कैस्पियन सी की, तो कैस्पियन सी का भी आप लोगों ने देखा कि हाँ सर के से आपका कजाकिस्तान था, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। मेडिटेरियन सी का भी आपको थोड़ा देखना ही पड़ेगा, वो तो आपको मैप के थ्रू, ये एक्चुअल में आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। रेड सी में सीरिया कहीं पर भी नहीं आता, सीरिया आपका अलग था, और एड्रियाटिक सी में आपका अल्बेनिया था जब हमने डिस्कस भी किया था। तो 1 3 एंड 4 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा और हम एमसीक्यूज की बात करें, यहाँ पर एक आसान क्वेश्चन था, ये आप लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ते ही हो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोका, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, रेपो रेट, जैसे आज हम डिस्कस भी कर रहे थे स्टार्टिंग के अंदर, रेपो रेट बेसिकली वही रेट होती है जिसके माध्यम से आपका आरबीआई आपका बैंकों को पैसा किस रेट पे लैंड करता है। एंड ये डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है ना, क्वांटिटेटिव टूल है उसका, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर हम बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंडिंग एंड सेलिंग के द्वारा, राइट, ये भी आपका मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है, आपका आरबीआई ही देखता है। पर जब बात करते हैं ना कैपिटल गेन टैक्स की, कैपिटल गेन टैक्स पता क्या होता है, मान लो आपके पास एक पेंटिंग है, अब ये पेंटिंग 1 लाख की थी, बाद में हो सकता है इसके जो पेंटर है उसकी डेथ हो जाए, या पेंटिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए, तो हो सकता है ना जो सेम पेंटिंग है ये 1 करोड़ की हो जाए, है ना। तो क्या हुआ, वही सेम पर्टिकुलर चीज की एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। ये क्या है, ये 99 लाख की कहाँ से वैल्यू बढ़ी, ये कुछ और नहीं, ये बल्कि क्या है, दिस इज कैपिटल गेन, ठीक है। ये कैपिटल गेन के ऊपर जब टैक्स लगता है दैट इज कैपिटल गेन टैक्स, और ये क्या है, दिस इज अ फिस्कल पॉलिसी टूल नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल, इसलिए थर्ड आपका इनकरेक्ट है। चौथे की बात करूं क्रेडिट सीलिंग, क्रेडिट सीलिंग ना एक लिमिट लगाता है कि कितना कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे सकते हैं, तो ये आरबीआई का ही टूल है, आरबीआई ही ये टूल लगाता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा पाए, वो है क्रेडिट सीलिंग। सीलिंग का मतलब समझते हो ना, मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, तो फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे 3 जो ऐसी चीजें थी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आज के क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन काफी आसान है आपका एडीएल का, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका G20 के में से कौन कौन से मेंबर हैं, राइट, तो करंट नए मेंबर्स कौन से ऐड हुए हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा, आजकल ये मुद्दा काफी चल रहा है, ठीक है, न्यूज में बहुत ज्यादा है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके साथ ही साथ आज के आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आप बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था गोटी कोया ट्राइबल्स के बारे में, राइट, यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट बात कर रहा है इनके फेस्टिवल के बारे में, बिल्कुल ठीक बात है, तो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की बात करें तो दरअसल में ये यूनेप ही रिलीज करता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया हिंद की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ना कि ऑस्ट्रिया के बीच में, ये ध्यान से पढ़ो, ऑस्ट्रिया नहीं होता ऑस्ट्रेलिया होता है, इसलिए तीसरा आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।